बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए सेशन होने वाला है, चूँकि आज के वीडियो के माध्यम से बीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के हेतु हमने शिक्षा शास्त्र का पेपर 3 लाया है और बहुत ज़्यादा डिमांडेबल वीडियो है ये। बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इस वीडियो के लिए, तो मैं उस वीडियो को लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज एक ही वीडियो के माध्यम से आप पूरे के पूरे शिक्षा शास्त्र को जानने का प्रयास, अर्थात जो शिक्षा शास्त्र का तृतीय प्रश्न पत्र है, यानी शैक्षिक प्रशासन जिसको आप कहते हो, इंग्लिश में बोले तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में, यानी कि इससे कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता है और कैसे उसके उत्तर को आपको लिखना है, इन समस्त मुद्दों पर आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और आपका ध्यान पूर्ण रूप से अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास रहेगा। तो आप सभी लोग आसानी से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति हर 10 व्यक्ति के पास शेयर करेगा। इससे क्या होगा, एक चैन बनेगी जिसके माध्यम से हर उस स्टूडेंट की मदद हो सकेगी जो कि इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक रहा है। तो उसको भटकने की आवश्यकता नहीं। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा मंच है जो कि आपको लगातार हर एक सब्जेक्ट से वाकिफ करवाता है और हर एक सब्जेक्ट के जो वीडियोज़ होती हैं उसको बहुत ज़्यादा क्रमबद्धता के साथ और बहुत ज़्यादा विश्लेषण के बाद, गहन अध्ययन के बाद, उसके बाद में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये बात आप लोगों के पता है शायद। और आप लोग अगर सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में देखे होंगे हमारी वीडियो, तो लगभग और लगभग 80% क्या 100 के 100% आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा 80%। तो यहाँ से मतलब एक ही वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारे प्रश्न, मतलब 80% से ज़्यादा क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से आपके होंगे। और आपको एक और राय देना चाहूँगा कि जो 2021 का मॉडल पेपर है उसको भी देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेकिन इसी से आपका काम हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। बीए थर्ड ईयर यानी बीए पार्ट 3, बीए तृतीय वर्ष जिसको आप कहते हैं, तो उसके बारे में बीए जो है कम, ये मॉडल पेपर है बीए तृतीय वर्ष वालों के लिए 2022 की परीक्षा होने वाली जिसकी। तो शिक्षा शास्त्र पेपर 3। अब पेपर 3 में बात की जाए तो इसमें पेपर आ और बा 2 होते हैं। तो आ किसी किसी का होगा, किसी किसी का बा होगा। तो पहले हम आ देख लेंगे, उसके बाद में जो है अगर आप लोगों की डिमांड हुई बा वाले पोर्शन की या बा जिसका भी होगा, तो मैं बा वाला दे दूंगा, यानी कि बी वाला। तो ये इसका नाम है क्या, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार अपने जो है जो भी एडमिट कार्ड वगैरह होगा उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अगर ये नहीं है तो फिर दूसरे वाला पेपर होगा आपका। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न उत्तर हमने रखने का प्रयास किया है। आइए हम देखते हैं आखिरकार और कैसे समझते हैं इसको, बड़े आसानी समझेंगे। बी तृतीय वर्ष शिक्षा शास्त्र पेपर 3 का 1 एजुकेशनल, मतलब एजुकेशन अंग्रेजी में शिक्षा शास्त्र को कहते हैं। शैक्षिक प्रशासन एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडल पेपर 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं सभी प्रश्न। आपको मैं मॉडल पेपर ऐसा बनाऊंगा या बनाता हूँ, मेरा मॉडल हमेशा ऐसा रहता है। और ये मॉडल पेपर सबसे अच्छा मुझे लगता है क्योंकि इसमें 10 अति लघु उत्तरीय, 10 लघु उत्तरीय और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सामना आप लोगों से करवाने का प्रयास रहता है। ओके, ताकि आप रूबरू हो सकें कि कैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, उसको कितने शब्दों में लिखना होता है, लघु उत्तरीय प्रश्नों को कितने शब्दों में आपको लिखना होता है, दीर्घ उत्तरीय को कितने शब्दों में। तो दीर्घ उत्तरीय को 500 शब्दों में, लघु उत्तरीय को 200 शब्दों में और अति लघु उत्तरीय को 50 शब्दों में आपको लिखना होता है। ठीक, तो यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई आप सारी बातें। तो जनरली यही होता है। अब जब भी आपके एग्जाम्स हों, चाहे जिस भी विश्वविद्यालय से आप हैं, सिलेबस सभी का वही है और ये आपको पढ़ना अति आवश्यक है, परम आवश्यक। शिक्षा शास्त्र अगर आपने लिया है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एमए करना चाहते हो तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर भी ये आप देखने को पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गवाए हुए। सभी प्रश्न करने हैं आके खंडा के। खंडा में 10 सत्य लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। ओके, देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा सकता है एग्जाम्स में कि यूजीसी और एमएचआरडी का पूरा नाम बताइए। यूजीसी क्या है और एमएचआरडी क्या है, इसके पूरे नाम को लेकर के, यानी कि इसका फुल फॉर्म जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, वो पूछा सकता है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई। यूजीसी माने, यू माने होता है आपका क्या, यूनिवर्सिटी, और जी माने क्या होता है, ग्रांट्स, और सी माने क्या होता है, कमीशन, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी माने क्या होता है हिंदी में, विश्वविद्यालय। ग्रांट्स माने होता है आपका अनुदान, और कमीशन माने क्या होता है, आयोग। ओके, तो हिंदी में बोले तो क्या कहेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हम क्या कहते हैं, उसी को हम यूजीसी कहते हैं। अभी आगे चल करके हम यूजीसी के बारे में और भी जानकारी आपको देंगे, तो आप उसके लिए लेकर के परेशान ना हो। यूजीसी क्या है, स्थापना वगैरह कब होती है, मैं अभी आगे चल के प्रश्न को रखा हूँ तो आपको बताने का प्रयास रहेगा। ठीक, तो यूजीसी की फुल फॉर्म हो गई आपकी
क्या होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ओके, आपसे पूछा जाएगा, कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षा अगर होती तो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा। ओके, दूसरा क्या दिया गया था, MHRD। यम माने क्या होता है, यम माने क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मानव, और उसके बाद में एच माने, सॉरी जो है यहाँ पर देखिएगा MHRD। MHRD को फुल फॉर्म जो है हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको किस में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो MHRD का पूरा नाम क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ओके, तो क्या हुआ, हमने क्या क्या आपको बताया, UGC आपको बता दिया, MHRD बता दिया। ओके, तो MHRD मतलब क्या होता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। समझ में आ गया होगा बातें। तो हालांकि अंग्रेजी में भी अगर इसका पूछे कि MHRD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यम माने क्या होता है आपका, यम माने क्या होता है भाई, यम माने होता है मिनिस्ट्री। ओके, तो मिनिस्ट्री। एच माने क्या होगा आपका, ह्यूमन। आर माने क्या होगा, रिसोर्स। और डी माने क्या होगा, डेवलपमेंट। यानी कि, और डेवलपमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री मंत्रालय को बोलते हैं। ठीक, रिसोर्स माने संसाधन होता है, और एच माने यानी ह्यूमन माने मानव होता है। तो इसको अगर अंग्रेजी में अगर इसका फुल फॉर्म लिखेगा तो क्या लिखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक आध दो प्रश्न और एग्जाम से पूछ ले जाते हैं, जैसे कि डाइट क्या होती है, डाइट का फुल फॉर्म। तो डाइट माने होता है क्या, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। क्या, जिला शिक्षण जो है प्रशिक्षण संस्थान को हम डाइट कहते हैं। और NCERT की फुल फॉर्म की बात की है तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को हम NCERT कहते हैं। अभी आगे चल करके इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया फुल फॉर्म आपका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया, शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं बताइए। शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, इसको लेकर के एग्जाम से प्रश्न बन सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार शैक्षिक प्रशासन की क्या क्या विशेषता हो सकती है। शैक्षिक प्रशासन होता क्या, सबसे पहले आप इसको सुन लीजिए। शैक्षिक प्रशासन से हमारा आशय ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि क्या होता है कि जब चरम कुशलता से, क्या, जब चरम कुशलता से किसी संगठन या फिर किसी संस्था का प्रबंधन होता है जिसका संगठित उद्देश्य उन व्यक्तियों की शिक्षा से संबंधित होता है जो संगठन बना रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति हम शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। जैसे कि शैक्षिक प्रशासन की अगर बात की जाए तो शैक्षिक प्रशासन एक समुदाय, राज्य अथवा एक राष्ट्र में होता है। किस में होता है, एक समुदाय में हो सकता है शैक्षिक प्रशासन, एक राज्य में हो सकता है, और एक राष्ट्र यानी देश में भी हो सकता है। ठीक है, और वह उस समय और वहाँ होता है जो एक शैक्षिक प्रयास संबंधित संरचना होती है, और वह समूह इसमें सम्मिलित होता है जो कि उस संरचना से किसी बिंदु पर संपर्क में आते हैं। ये बात आप बड़े ध्यान सुनिएगा। समुदाय के सदस्य, सरकारी कर्मचारी, अभिभावक, शिक्षक हो गए, विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी हो गए, ये सब कहीं ना कहीं पे स्वयं ही इसके साथ निकट रूप से संबंधित रहते हैं शैक्षिक प्रशासन के, और शिक्षा संबंधी संगठन का रूप प्रदान किया जाता है इसको। और इसी आधार पर ही प्रशासन जनतंत्रीय, प्रभुत्व, सत्ताधारी अथवा समाजवादी कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को चलाने का जो जिम्मा होता है जिन व्यक्तियों के द्वारा लिया जाता है, या फिर जो करते हैं, या फिर जो क्रियाएं की जाती हैं, उनमें वही आपका जनरली शैक्षिक प्रशासन होता है। निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा शैक्षिक प्रशासन, अभी आगे चल करके हम इसकी परिभाषा वगैरह विभिन्न विद्वानों के अनुसार समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हालांकि जब शैक्षिक प्रशासन की विशेषताओं को देखेंगे हम बता रहे हैं विशेषताओं को, आप लोग सुनिएगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपके समझ में आएगी बातें। चलिए देखते हैं। तो पहली विशेषता आप क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिएगा तुरंत की शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं। पहला मुद्दा आप क्या लिखोगे इसमें, पहला मुद्दा लिखोगे कि शैक्षिक प्रशासन, पहली विशेषता क्या लिखेंगे कि शैक्षिक प्रशासन लाभ ना कमाने वाला प्रतिष्ठान है। क्या है, लाभ ना कमाने वाला, अर्थात लाभ की इच्छा नहीं रखता ये कि लाभ कमाया जाए इससे। शैक्षिक प्रशासन लाभ ना कमाने वाला क्या है, प्रतिष्ठान है। पहली विशेषता। आगे इसी में अगर और आप बढ़ाना चाहे तो बता सकते हैं कि यह प्रमुखता लोक कल्याण या फिर और लिख सकते हो समाज सेवा, इसके लिए होता है। तो लोक कल्याण या समाज सेवा के लिए होता है शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन लाभ ना कमाने वाला क्या होता है, एक संस्था यानी कि एक प्रतिष्ठान होती है। प्रतिष्ठान, संस्था बोलना उचित न होगा, प्रतिष्ठान होती है। ठीक है, तो चलिए दूसरी विशेषता क्या लिखोगे भाई आप, दूसरी विशेषता लिखिएगा कि
कि शैक्षिक प्रशासन का घनिष्ठ रूप से संबंध किससे होता है? मानव जीवन से होता है, समाज परिवर्तन से होता है और राष्ट्रीय विकास से भी होता है। देश का विकास कैसे हो रहा है, इससे संबंध होता है शैक्षिक प्रशासन का, या शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से देश का विकास यानी राष्ट्र का विकास भी हो सकता है। समाज में कई प्रकार के परिवर्तन भी आते हैं मूलचूल रूप से, और मानव जीवन कहीं ना कहीं पे बहुत हद तक शैक्षिक प्रशासन से प्रभावित होता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं पे दूसरी विशेषता क्या है कि शैक्षिक प्रशासन का घनिष्ठ रूप से संबंध मानव जीवन, समाज परिवर्तन व राष्ट्रीय विकास से होता है। तीसरी विशेषता क्या लिखेंगे? तीसरी विशेषता आप लिखेंगे कि शिक्षा क्या करती है? समाज सुधार का कार्य करती है और उत्कर्ष यानी समाज कैसे आगे बढ़ता है, समाज के उत्कर्ष में भी भूमिका किसकी होती है? शिक्षा की होती है। तो आप लिखेंगे तीसरी विशेषता कि शिक्षा समाज सुधार तथा उत्कर्ष का प्रमुख क्या होती है? साधन होती है। और शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से शिक्षा सुचारू रूप से चलवाई जाती है। और चूंकि शिक्षा किसके द्वारा चलती है? क्रमबद्धता से, लगातार जारी रहती, कंटिन्यू, वो रहता है आपका शैक्षिक प्रशासन। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे शैक्षिक प्रशासन अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक सुधार में भी योगदान देता है और समाज को आगे बढ़ने में भी कहीं ना कहीं पे पीछे से जो है धक्का दिए हुए है। तो ये बात है। तो चौथी विशेषता इसकी क्या लिख सकते हो आप? चौथी विशेषता लिखेंगे कि शिक्षा जो होती है प्रशासन का क्या? शिक्षा प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या करना होता है? लोगों की भलाई करना होता है। तो शिक्षा के द्वारा या फिर शिक्षा प्रशासन का तात्पर्य या शिक्षा प्रशासन का जो उद्देश्य होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या कर दी जाए? भलाई कर दी जाए, और बिना लाभ के, बिना उनसे कुछ पैसा लिए। ठीक, तो ये चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता में आप मेंशन कर सकते हो कि शिक्षा संस्थाओं की उपलब्धि संख्यात्मक ना होकर के क्या होती है? गुणात्मक होती है, यानी कि क्वालिटी में बढ़ोतरी होती है, क्वालिटी मेन होती है। इसमें संख्यात्मक चीजें नहीं होती। क्वांटिटी डोंट मैटर, मैटर ऑफ क्वालिटी। ओके, यानी कि शिक्षा संस्थाओं की बात की जाए तो उपलब्धि उनकी गिनती नहीं होती, उपलब्धि की कितनी उपलब्धि, 2 उपलब्धि, 4 उपलब्धि, 10 उपलब्धि हुई है। वो गुणात्मक यानी कि पहले से तुलना में कितना अच्छा हुआ या फिर कितनी क्वालिटी आपने दी, यानी कि गुणात्मक होती है। तो शिक्षा संस्थाओं की उपलब्धि गुणात्मक होती है, ना कि संख्यात्मक होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए आ चुका आपके समक्ष। तो अगर इतना आप लिख दोगे बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको और एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, प्रसन्न हो जाएगा आपसे। तीसरा प्रश्न देखिएगा, सहायता अनुदान प्रणाली। सहायता अनुदान प्रणाली, ठीक है, सहायता अनुदान प्रणाली। प्रणाली को अंग्रेजी में आप मेथड बोल सकते हो, ठीक है। अनुदान को आप ग्रांट्स बोल सकते हो, सहायता को हेल्प बोल सकते हो, अगर शॉर्ट फॉर्म बोलें तो HG, और प्रणाली को अगर आप मेथड बोलें तो यम बोल सकते हो, HGM, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपको देगा नहीं, यही सीधे देगा सहायता अनुदान प्रणाली। तो सहायता ऐसे लिख देगा और फुल स्टॉप लगा देगा। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? ये बड़ा मैटर करता है विद्यार्थियों के लिए, और इसी को लेकर के एक टीचर की आवश्यकता होती है आपको, और मैं आप लोगों के समक्ष वही कार्य कर रहा हूँ। जो कुछ भी टूटी फूटी शब्दावली है उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास रहता है, और आप लोगों का प्यार है जो कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ, बाकी ये कुछ और नहीं है। ठीक, चलिए, तो सहायता अनुदान प्रणाली क्या है भाई, इसको समझते हैं बड़े आसानी से हम। तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सहायता अनुदान पद्धति जो है उसकी कितनी प्रणालियां हैं? तो मुख्य रूप से भारत में 2 प्रणालियां जो है हमारे सामने आती हैं। कितनी प्रणालियां? 2 प्रणालियां आती हैं। पहली कौन सी प्रणाली है? आवर्तक अनुदान प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? आवर्तक अनुदान प्रणाली। और दूसरी कौन सी प्रणाली है? अनावर्तक अनुदान प्रणाली। ओके, अब आवर्तक अनुदान प्रणाली क्या है और अनावर्तक अनुदान प्रणाली क्या है, इसको समझते हैं। तो जो आवर्तक अनुदान प्रणाली है मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी बात की जाए तो आवर्तक अनुदान के अंतर्गत जो कर्मचारियों का वेतन होता है उसका एक निश्चित भाग, जो है प्राइडेंट जो फंड होते हैं कुछ, उसको जो वार्षिक वृद्धि करनी है किसी की तनख्वाह वगैरह में, वो भवन कोई बना हुआ है सरकारी इमारत, उसकी मरम्मत करना हुआ तो उसका खर्चा या पैसा, और कोई भी जो सरकारी चीज़ है उसकी साज सज्जा को ठीक करना हुआ, प्रयोगशाला के उपकरण मंगवाना हुआ,
या छात्रावास या फिर कार्यालय संबंधी जो है मरम्मत के संबंधी जो व्यय किए जाते हैं, ये सभी व्यय जो होते हैं किस में आते हैं? आवर्तक अनुदान प्रणाली के अंतर्गत है। अनुदान माने क्या होता है? कहीं कोई दिया गया धन। तो कहीं न कहीं पे आप देखते हैं कि ये किसके जो है आवर्तक जो अनुदान होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है? कर्मचारियों का वेतन वगैरह, वेतन का निश्चित भाग कितना होगा, जो है प्रोविडेंट फंड होता है, वार्षिक वृद्धि कैसे करनी है, मतलब कि जो नौकरी करते हो आप बढ़ता है साल भर पे, तो वो सब जो फंड होता है ये आवर्तक अनुदान के तहत दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट है आपका अनावर्तक अनुदान, इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत अगर आप कोई नया कार्य कर रहे हो, जैसे कि नए भवनों का निर्माण अगर हो रहा है, तो वो किस पद्धति के तहत? तो ये सहायता अनुदान प्रणाली में अनावर्तक जो है जो अनुदान प्रणाली है उसके तहत दी जाती है। किसके द्वारा? अनावर्तक अनुदान के अंतर्गत। क्या? नए भवनों का निर्माण करना हुआ, या कोई फर्नीचर का सामान बनवाना हुआ, या फिर जो है पुस्तकालय वगैरह का निर्माण करना हो किसी विश्वविद्यालय में या कहीं पर भी सरकारी रूप से, या वैज्ञानिक उपकरण बनाना हुआ या खरीदना हुआ, या खेल का सामान कोई बनवाना हुआ या खरीदना हुआ, या टाइपराइटर, या फिर इसी प्रकार से बस वगैरह, तो इन सभी चीज़ों को। और छात्रावास एवं प्रयोगशालाओं का अगर निर्माण करना है, नया बनाना है, तो उसके लिए भी कहीं न कहीं पे ये सब किसके द्वारा होता है? अनावर्तक प्रणाली के अंतर्गत, यानी अनावर्तक अनुदान प्रणाली। और आवर्तक अनुदान प्रणाली में जो मरम्मत होती है खास करके वो शामिल होती है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो ये हो गई दो क्या सहायता अनुदान प्रणाली जो कि दी जाती है सरकार के द्वारा या फिर जो भी सत्ताधारी पार्टी। नेक्स्ट है चौथा नंबर प्रश्न कि विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारी। विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारी के बारे में आपको बताने के लिए प्रश्न पूछ लिया है कि विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं, कैसे क्या ढांचा होता है विश्वविद्यालय में, यानी यूनिवर्सिटी की बात की जाए खास करके, तो यूनिवर्सिटी के प्रमुख अधिकारियों के बारे में आपसे जानकारी चाह रहा है कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है, कौन कौन से लोग होते हैं, कैसे कैसे क्या होते हैं। तो सीधे आप क्या लिखेंगे इसमें? इसमें आप लिखेंगे कि विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी होते हैं। कैसे? स्वायत्त शासी, यानी खुद से शासन यहाँ पर विश्वविद्यालय में होता है, कुलपति होते हैं और उसके हिसाब से डायरेक्टर। तो कहीं ना कहीं पे विश्वविद्यालय क्या होता है? स्वायत्त शासी होते हैं। अतः प्रत्यक्ष रूप से सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से अगर सरकार चाहे तो यूनिवर्सिटी का नियम नहीं बदल सकती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पे दबाव तो थोड़ा बहुत रहता है। अप्रत्यक्ष रूप से सरकार इन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं रख सकती है, और ना आप देख पाएंगे वो नियंत्रण। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पे देखेंगे तो दबाव या फिर उसके द्वारा नियमों में परिवर्तन आप देख सकते हो, उसको कोई उसमें दो राय नहीं है, आप समझ सकते हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। ओके, ये बात ध्यान रखिए। तो पहले आप लिखेंगे कि विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकार इन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। और आगे क्या लिखेंगे कि वित्त संबंधी जो मामले होते हैं, वित्त संबंधी मामलों में विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? राज्य सरकार के अधीन होती है। समझ में आ रही बातें? तो ये बात का मेंशन कर दीजिएगा कि अगर वित्त संबंधी मामलों को देखा जाए तो वित्त संबंधी मामलों में जो विश्वविद्यालय होता है उस राज्य सरकार के क्या होता है? अधीन होता है। ओके, अब विश्वविद्यालय में क्या होता है? अधिकारियों का क्रम जो होता है वो एक प्रकार से कुछ अगर बताने चाहें तो शुरू से लेकर के सबसे बड़ा इसमें जो होता है वो कौन होता है? विश्वविद्यालय का एक जो सबसे बड़ा होता है वो होता है कुलाधिपति। और कुलाधिपति कौन होता है भाई? कुलाधिपति जो होता है वो राज्यपाल होता है। कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसीलिए राज्य सरकार के अधीन होता है वित्त मामला, क्योंकि रुपया पैसा अगर उसमें कुछ देना हुआ तो राज्य सरकार के माध्यम से ही मिलेगा। तो कुलाधिपति सबसे नंबर 1 पर होता, सबसे ऊंची पदवी यूनिवर्सिटी की कोई भी हो उसका सबसे उच्च पद पर कौन बैठता है? वो राज्यपाल रहता है। उसका क्या? कुलाधिपति राज्यपाल रहता है हर विश्वविद्यालय का। आप देखेंगे जैसे यूपी में आप देखेंगे तो आनंदीबेन पटेल या फिर ऐसे कुछ है, आनंदीबेन पटेल है मान लेते हैं राज्यपाल, तो वही अधिकतर विश्वविद्यालय की, यूपी की जितने विश्वविद्यालय हैं लगभग उनके जो कुलाधिपति होंगी वो वही होंगी। ओके, तो आप देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करिएगा तो वहीं पर आपका कुलपति कुलाधिपति का फोटो, वाइस चांसलर का फोटो लिख करके आ जाता है, नाम लिख करके, तो देख लीजिएगा। सबसे ऊपर होते कौन? कुलाधिपति, यानी कि राज्यपाल जो होते मौजूदा। ठीक, उसके नीचे कौन होता है? फिर उनके नीचे होते हैं कुलपति आपके, यानी डायरेक्टर। उनके नीचे कौन होते हैं? कुलपति होते हैं यूनिवर्सिटी के।
ठीक। फिर उसके नीचे कौन होते हैं आपके कुल सचिव होते हैं। कौन होते हैं? कुल सचिव। और कुल सचिव से नीचे कौन होते हैं? चौथे नंबर पर वित्त अधिकारी होते हैं। कैसे? वित्त अधिकारी, फाइनेंशियल वाले। तो उनसे नीचे कौन होते हैं? वित्त अधिकारी होती है। तो ये एक प्रकार से ये अधिकारियों का क्रम था जो कि हमने आपको बता दिया। क्या? कुलाधिपति जो राज्यपाल होगा, कुलपति कोई भी हो सकता है, कुल सचिव, वित्त अधिकारी, ये तीन इनसे नीचे होते हैं। ठीक, सीरियल से। और कुछ प्रशासनिक समितियां भी होती हैं विश्वविद्यालय में। और कौन कौन समितियां होती हैं? जैसे कि बात की जाए सीनेट या कोर्ट विश्वविद्यालय की, पहली समिति। दूसरी कार्यकारिणी परिषद होती है। तीसरी एकेडमिक काउंसिल होती है इसमें। तो सीनेट क्या होता है? फिर कोर्ट। सीनेट को कोर्ट कहा जाता है। और सीनेट की बात की जाए तो प्रशासनिक समितियां जो कि विश्वविद्यालय के अंदर होती हैं, उनकी अगर बात की जाए तो विश्वविद्यालय की नीतियों का निर्धारण अगर करना होता है, कोई नीति बनाना हुआ, तो कौन करेगा? सीनेट यानी कोर्ट के द्वारा होता है वो। सीनेट उसी में रहती है, उसी में एक सीनेट मतलब रहती है, उसके द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता है। आर्थिक या प्रशासनिक योजनाओं की स्वीकृति देना हुआ तो ये सीनेट यानी कोर्ट ही देगी। ठीक। और दूसरी प्रकार की जो समिति है उसका नाम क्या है? कार्यकारिणी समिति यानी कार्यकारिणी परिषद। कार्यकारिणी परिषद की बात की जाए तो विश्वविद्यालय के जो डेली यानी कि प्रतिदिन के कार्य होते हैं, उन कार्यों के प्रति उत्तरदायी होती है। और सीनेट के द्वारा निर्धारित जो नीतियां होती हैं, जो सीनेट नीतियां बनाती है, उन नीतियों को जो है चलाने का या फिर लागू करने का या कार्यान्वयन, जिसको आप हिंदी में शुद्ध कहते हैं, तो जो नीतियां सीनेट या कोर्ट विश्वविद्यालय की पहली समिति बनाती है, उस समिति के द्वारा बनाए गए नियम कानून को लागू करना है, कौन करेगा? कार्यकारिणी परिषद करती है। ठीक। और तीसरी बात क्या है? तीसरी परिषद होती है इसमें कौन सी? एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल की बात की जाए तो शैक्षिक एवं अनुसंधान संबंधी जो कि जितने भी कार्य होते हैं, शैक्षिक कार्य हो चाहे अनुसंधानिक कार्य हो, वो सारे के सारे कार्य, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए उसका निर्धारण करने के लिए, तो पाठ्यक्रम निर्धारण करना हुआ, या परीक्षा से संबंधित नियम बनाना हुआ, तो कौन बनाएगा? तो एकेडमिक काउंसिल ही बनाएगी। तो कहीं ना कहीं पे तीन प्रशासनिक समितियां होती हैं जो कि विश्वविद्यालय के अंदर होती हैं और विश्वविद्यालय को चलाने में बहुत अधिक मात्रा में सहायता प्रदान करती है। पहली समिति सीनेट या कोर्ट, दूसरी कार्यकारिणी परिषद, तीसरी क्या? एकेडमिक काउंसिल। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये आपका इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखिएगा। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष है, किन्हीं 5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। 5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम आपसे पूछ रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पूछ रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता कि उत्तर प्रदेश के किन्हीं 3 केंद्रीय विद्यालयों के नाम बताइए, तो 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं भारत में, मतलब कि यूपी में भी अपने 3 मतलब विश्वविद्यालय हैं। जैसे कि पहला कौन सा होगा आपका? BHU, तो आपको पता ही होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है, तो ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। वहीं दूसरा विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि आप देखते हैं अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में, वो भी एक प्रकार से क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय की श्रेणी में आता है, जो कि यूपी में ही है। और नेक्स्ट है आपका तीसरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज विश्वविद्यालय, तो प्रयागराज में जो स्थित है, तो वो भी कहीं ना कहीं पे क्या है? वो भी केंद्रीय जो है विश्वविद्यालय में आपका शामिल है। अब आपसे कितना पूछा जा रहा है? पूरे के पूरे देश के बारे में, किन्हीं 5 केंद्रीय जो है विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। यूपी का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो आप इसमें क्या बता सकते हो? तो 3 तो बता ही दोगे आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है। और जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया आपका पहला, दूसरा आप BHU बता सकते हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय DU जिसको आप कहते हो, तो वो भी है। ओके। वहीं विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में है, तो ये भी विश्व भारती विश्वविद्यालय, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी GNU जिसको आप कहते हैं, GNU, BHU और DU और AU। और उसके बाद में आप देखेंगे विश्व भारती यानी कि BVV, तो ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे ये सब जो है यूनिवर्सिटियाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। छठवां प्रश्न, NCERT का गठन किस प्रकार होता है? NCERT का गठन किस प्रकार होता है, आपसे प्रश्न पूछेगा। तो NCERT गठन कैसे होता है भाई? तो NCERT की बात की जाए, NCERT अगर की बात की जाए हम, तो राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी गठन जो की गई थी वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? शिक्षा मंत्रालय ने 1961 की बात है, 1961 ईस्वी में इसका क्या किया था? गठन किया था। और एक स्वायत्तता प्राप्त संगठन है कौन? NCERT, जिसमें क्या होता है? इसमें कई प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं।
अब उनमें सदस्यता कैसी होती है एनसीईआरटी में, देखिएगा। पहला क्या होता है, भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता जो होता है वो इसका सदस्य होता है। क्या, भारत सरकार को जो शिक्षा के मामले में परामर्श देता है, यानी शिक्षा का जो सलाहकार होता है पीएम का, यानी भारत सरकार का, वो इसमें संकलित होता है, मतलब कि वो इसका सदस्य होता है। एनसीईआरटी का सदस्य होता है कौन, भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता। और दूसरा कौन होता है, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कुलपति होता है, डीयू का जो कुलपति होते हैं, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो एनसीईआरटी के वो भी सदस्य होते हैं। ठीक, वहीं तीसरे सदस्य में कौन होता है, तीसरा सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी जो यूजीसी होती है। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, यूजीसी की स्थापना जो हुई थी आपकी वो 1953 ईस्वी में हुई थी। 1956 ईस्वी में इसे एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थान भी दे दिया गया था। और इसके अध्यक्ष के अलावा इसमें 9 सदस्य होते हैं यूजीसी में, और 3 विश्वविद्यालय के उपकुलपति होते हैं, और 4 लोग जो होते हैं इनमें से वो कौन होते हैं, भारतीय शिक्षा विशेषज्ञ होते हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, और 2 बचते हैं जो कि केंद्रीय सरकार के सदस्य होते हैं। ओके, और 31 मार्च की बात है 1970 ईस्वी में इस आयोग का गठन जो है किया गया, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, डीएस कोठारी थे। कौन थे, डीएस कोठारी इसके अध्यक्ष थे। सदस्य में अगर नाम बात की, सदस्य में कौन कौन लोग थे, तापस मजूमदार थे, और एस धवन थे, और एक नाम AB लाल थे, और PB गजेंद्र गदकर महोदय थे, और जी के चंद्रा मणि महोदय भी थे इसमें, P गोविंद नैयर भी थे, इंदुमती बदन थे, चिमनलाल भी थे, और एक व्यक्ति और थे इसमें जो है AS आदाके। तो ये लोग इसमें शामिल थे। और इसके सचिव कौन थे यूजीसी के, तो वो थे जो है PG फिलिप्स। तो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो चेयरमैन होता है, वो चेयरमैन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं पे एनसीईआरटी का भी सदस्य होता है। ओके, चौथे सदस्य की अगर बात की जाए इसमें, तो प्रत्येक राज्य का जो मतलब प्रत्येक राज्य से एक एक प्रतिनिधि जो होते हैं वो जाते हैं एनसीईआरटी में, मतलब कि वो सदस्य होते हैं। तो प्रत्येक राज्य के एक एक सदस्य एनसीईआरटी के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और 5वें जो सदस्य होते हैं इसके, भारत सरकार के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा, आप देखेंगे जो राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं, शिक्षा, कला, साहित्य जगत, इन सभी से, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, उनको सांसद बनाता है राज्यसभा का। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं पे क्या होते हैं, एनसीईआरटी के सदस्य होते हैं। ओके, वहीं और आगे अगर बात की जाए तो ये लगभग इतना हो गया आपका कंप्लीट। ठीक, इतना लिख देंगे, हो जाएगा आपका 50 शब्द। आगे लिख सकते हो आप कि यह संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि जो हमने आपको बताया था EMHRD, तो EMHRD जो है उसके शैक्षिक विंग के रूप में कार्य करता है। कौन, एनसीईआरटी। ओके, यूजीसी के बारे में हमने आपको बता दिया, एनसीईआरटी के बारे में बता दिया, तो पूछा जाएगा एनसीईआरटी वगैरह के बारे में। वैसे एनसीईआरटी बनाने का उद्देश्य क्या था, इसको लेकर के कभी कभी एग्जाम से प्रश्न पूछ लेता है कि एनसीईआरटी के कुछ उद्देश्य बताइए, 4 उद्देश्य बताइए, 5 बताइए, ऐसे। तो एनसीईआरटी का पहला उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य ये है कि शिक्षा के समस्त क्षेत्रों में क्या किया जाए, अनुसंधान कार्य किया जाए, और उसको बढ़ाने के लिए, अब उसकी उन्नति एवं समन्वय रखने के लिए जो है कार्य किया जाए, ताकि क्या हो, अनुसंधान कार्य और उसकी जो उन्नति हो रही है उन दोनों में तारतम्य बैठे और सही तरीके से डेवलप हो सके। दूसरी बात है, दूसरी विशेषता, मतलब कि दूसरे उद्देश्य इसका ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित करके उसका संचालन करना, ये दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य इसका ये था कि प्रसार सेवाओं का संगठन करना, और चौथा उद्देश्य इसका ये था कि बहुउद्देशीय जो है शिक्षालयों के लिए उत्तम शिक्षक तैयार करने के लिए देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय संस्थाएं स्थापित करना। ये जो है कहीं ना कहीं पे क्या थे, एनसीईआरटी के उद्देश्य थे। ओके, आगे बढ़ा जाए और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं, बड़े ही आसानी से हर एक मुद्दा आपके समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका दिया है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद क्या है, इसको समझते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की बात की जाए तो इसके गठन को लेकर के प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सुनिएगा बड़े ध्यान से। आप लिखेंगे कि जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद या गठन होता है, ये मंडल शिक्षा मंत्रालय की समस्त क्रियाओं की धुरी है। क्या, मंडल शिक्षा मंत्रालय की समस्त क्रियाओं की धुरी है, जिसके चारों ओर उसके कार्यक्रम फैले हुए हैं। और इस मंडल का संगठन जो होता है उसमें कई चीज़ें होती हैं। हालांकि मंडल क्या होता है, मंडल के बारे में शायद आपको ना पता हो। मंडल कभी कभी आपसे एग्जाम से प्रश्न ये भी बन सकता है, क्या बनने का प्रश्न, कि उत्तर प्रदेश के 5 शैक्षिक मंडलों के नाम बताइए। तो कौन कौन से मंडल हैं आपके,
उत्तर प्रदेश में जो मंडल होते शैक्षिक मंडल की बात की जाए तो उसमें पहला नंबर आता है प्रयागराज का। प्रयागराज की बात की तो प्रयागराज में आप देखेंगे जिले प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बुलंदशहर, बागपत, ये सब इसके क्षेत्र में आती है। वहीं दूसरा जो आपका मंडल होता है शैक्षिक मंडल, वो कौन सा मंडल है? गाजियाबाद, यानी कि मेरठ वाला मंडल जो है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ ये। और तीसरा कौन सा है? बरेली वाला, यानी बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूं, पीलीभीत ये सब। ओके। और चौथा क्या है? आगरा। आगरा की बात की तो आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, महामाया जो है मतलब कि महामाया नगर, ये सब होते हैं। वहीं अगला आपका है जो मंडल है शैक्षिक मंडल, वो कौन है? वाराणसी। और वाराणसी की बात की तो वाराणसी में वाराणसी आपका जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, ये सब आपके मंडल में शामिल हैं। ये मंडल होता है। तो कहीं ना कहीं पे जो आपका ये है मेरे प्यारे दोस्त, कौन? जो आपका ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद है, वो भी कहीं ना कहीं पे क्या है? ये मंडल शिक्षा मंत्रालय जो होता है उसकी क्रियाओं की धुरी होती है, और सारी की सारी क्रियाओं की धुरी होती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके कई संगठन की कई बातें हैं। जैसे पहली बात इसमें आप लिख सकते हो क्या, कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो होते हैं इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ओके। दूसरी बात क्या है? भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता जो होता है इसका सदस्य होता है। तीसरा, भारत सरकार द्वारा मनोनीत 14 सदस्य, जिसमें 4 स्त्रियां। 14 सदस्य कौन है भाई? अब 14 सदस्य की बात कैसे आ गया? अभी तक 12 सदस्य थे। 12 सदस्य की बात की तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, और लोकसभा में आप देखेंगे तो 2 लोग एंग्लो इंडियन होते हैं, जिनको राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक प्रकार से स्वागत करते हैं उनका, मतलब कि उनको कहीं ना कहीं पे मनोनीत करते हैं, सांसद बनाते हैं। तो मतलब कि एंग्लो इंडियन माने होता है कि आधा भारतीय आधा विदेशी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका। चौथी बात क्या है भाई? चौथी बात है कि जो है, वैसे तीसरी बात तो हमने बता दी ना। हाँ, चौथी बात इसमें ये है कि संसद के 5 सदस्य, जिसमें 2 राज्यसभा के और 3 लोकसभा के सदस्य होते हैं। ओके। वहीं पांचवी बात क्या होता है? अखिल भारतीय प्रविधि शिक्षा परिषद के 2 सदस्य, जिनको परिषद स्वयं मनोनीत करती है, वो शामिल होते हैं इसमें। छठवीं बात यह है कि भारत सरकार के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों में से अंतर विश्वविद्यालय मंडल द्वारा चयनित 2 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। वहीं सातवां की बात की तो प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि जो शिक्षा मंत्री होता है वो होता है। ओके। वहीं आठवीं की बात की जाए तो मंडल के सचिव, जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती है, वो भी इसमें शामिल रहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका इसका उत्तर। अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालयों के कोई 4 उद्देश्य बताइए। नवोदय विद्यालयों के कोई 4 उद्देश्य बताइए। नवोदय विद्यालय की बात की जाए तो नवोदय विद्यालय जो है वो भारत सरकार ने 1985 ईस्वी से लेकर के 1986 ईस्वी की बात है, देश में प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना प्रारंभ करी। और जब ये योजना प्रारंभ हो जाती है, इसके प्रबंधन एवं संचालन के लिए नवोदय विद्यालय समिति का पंजीकरण 28 फरवरी 1985 को किया गया। और नवोदय विद्यालय समिति के प्रमुख 4 उद्देश्य थे, जो कि इस प्रकार है, मैं बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा आप सभी लोग। पहला उद्देश्य इसका था नवोदय विद्यालय का कि समानता एवं सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्टता के उद्देश्यों को पूरा किया जाए। दूसरी बात ये थी कि देश के विभिन्न भागों के बच्चों को साथ रहने तथा सीखने का अवसर प्रदान करने के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जाए। तो ये सब चीज़ें थी इसकी उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य इसका ये था मेरे प्यारे दोस्त, किसका क्या उद्देश्य था? जो है नवोदय विद्यालयों का क्या उद्देश्य था? तीसरा उद्देश्य था कि उसकी क्षमता का पूर्ण रूप से विकास हो सके और विस्तार हो सके। वहीं चौथा विशेषता इसकी यह है कि राष्ट्रीय मुक्त मतलब राष्ट्रीय विकास के लिए प्रेरणादायक जो है बनाना। ओके, ये सब है। समिति का मुख्यालय कहाँ पर है इसका, नवोदय विद्यालयों का? तो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके समक्ष है। 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुक्त विद्यालय की बात की जाए तो आपका एक नाम तो आता है, एक यूनिवर्सिटी है। अगर बात की जाए इसकी मुख्य विश्वविद्यालय की तो उसमें एक नाम आता है, आप लोगों ने सुना होगा शायद, इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये जो है कहीं ना कहीं पे इसकी स्थापना शुरुआत में होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे? तो आपसे प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कैसे लिखेंगे
इसमें लिखिएगा कि सितंबर 1985 ईस्वी में संसद में क्या होता है कि एक अधिनियम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रारंभ और विकास के लिए देश मतलब कि विकास के लिए ऐसी व्यवस्था में समन्वय और स्तर को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। और विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्यों में तमाम सारे लोगों को स्थान दिया जाता है। ठीक है, और कौन कौन से लोग हैं उनको मतलब कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पर जो है कौन कौन से लोग अपनी राय देते हैं, क्या क्या बताते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए अब राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में अगर बात की जाए तो क्या है भाई, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्या है आपका, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की गई थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अब पहला इसमें जो है इसका उद्देश्य ये है कि जनसंख्या के एक बड़े भाग, क्या, जनसंख्या के एक बड़े भाग को विशेषता सुविधाहीन वर्ग को उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ करवाना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य यह था कि विशिष्ट वर्गों यानी कि जैसे कि महिलाओं, पिछड़े क्षेत्र जो हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए उच्च शिक्षा के विशेष कार्यक्रम शुरू करे जाएं, ये था। तीसरा इसका उद्देश्य ये था कि क्या उद्देश्य था कि जानकारी तथा कुशलता बढ़ाने के लिए सतत शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित करना। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने देश के विभिन्न भागों में 16 क्षेत्रीय केंद्रों और 214 अध्ययन केंद्रों का विस्तृत छात्र सहयोग की बात की जाए तो छात्र सहयोग एवं सेवा तंत्र खड़ा किया है इन्होंने, तो ये चीज़ है। ओके, किसने करा है, इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न आपके समझ दिया कि शिक्षा प्रशासन की सहायक किन्हीं 5 परामर्शदात्री संस्थाओं के नाम बताइए। शिक्षा प्रशासन की सहायक किन्हीं 5 परामर्शदात्री संस्थाओं के नाम। शिक्षा परामर्शदात्री माने क्या होता है कि शिक्षा के बारे में जो परामर्श देती हैं किसको, शिक्षा प्रशासन को, उनके बारे में बताइए। तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो पहली संस्था कौन सी हो गई आपकी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, क्या, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, ये पहला। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है कि जो किसी मतलब कि कहीं ना कहीं पे परामर्श दे रहे हैं, परामर्श देने का तात्पर्य यहाँ पर किससे है, रिक्वेस्ट। ओके, मतलब कि हम लोगों के लिए, बाकी परिषदें जो होती हैं वो परामर्श ही देती हैं। ओके, कि नहीं मतलब उनसे पूछेंगे पर जा करके संस्थाओं से कि भैया ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसी ऐसी कंडीशन है, अब क्या किया जाए, तो कहेंगे कि हाँ भाई वो बताएंगे जुगाड़। तो कहीं ना कहीं पे शिक्षा प्रशासन की सहायता के लिए जो ये परामर्शदात्री संस्थाएं हैं उनमें पहला नाम आता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल का, दूसरा नाम आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का, तीसरा नाम किसका आता है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का, और पांचवा नाम क्या आता है, चौथा नाम क्या आता है, चौथा नाम आता है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद। और जो चौथा था वो क्या था, सॉरी तीसरा जो था वो क्या था, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, और चौथा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, और पांचवा जो है आपका वो कौन सा है आपका, ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति आदि। तो ये तमाम सारी चीज़ें। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो यहाँ तक 9 आपके 10 प्रश्न हो गए हैं, हो गए 10 प्रश्न। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरी टाइप के, लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न आ चुके हैं। सभी प्रश्न करने हैं, खंडबाग से 200 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर लिखना है। मैं जल्द ही इस पर एक वीडियो आपके सेपरेट तरीके से बना दूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अभी बस इस प्रश्नों को देख लीजिएगा, आपकी सीरीज में मिले तो पढ़ लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सहज है, मैं बता दूंगा किसी दिन। ओके, हालांकि आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न और करके दिया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर टिप्पणी कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, और लगातार ये प्रश्न आते हैं और पूछे जाते रहेंगे। ओके, लगातार आए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा 2 से 3 बार। अगला प्रश्न, शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को संक्षेप में बताइए। शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को संक्षेप में बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और आर करके दिया है, आर करके माने कि अगर एक प्रश्न नहीं पता इसके ऊपर वाला तो आप उसके नीचे वाला प्रश्न कर सकते हो। प्रश्न क्या था कि एक अच्छे शिक्षक के गुणों को बताइए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न था कि भारत में केंद्र और राज्य के शैक्षिक विचार मतलब कि शैक्षिक संबंधों को बताइए। भारत में केंद्र और राज्य के शैक्षिक संबंध जो है उसके बारे में आपको बताना था। ठीक, वहीं आर करके दिया है आपको क्या,
और करके क्या दिया है दूसरा प्रश्न कि विश्वविद्यालयी शिक्षा के कार्यों को बताइए। क्या? विश्वविद्यालयी शिक्षा के कार्यों को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, क्या है कि यूजीसी पर टिप्पणी लिखिए। और यानी अथवा यूजीसी के बारे में बता ही दिया था, या फिर अथवा कि विश्वविद्यालय के विकास के प्रबंध का भूमिका बताइए। ओके, प्रश्न क्या है कि विश्वविद्यालय के विकास में प्रबंध तंत्र की भूमिका बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में आ सकती है। अगला प्रश्न तो ये तो तय है आना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहीं अगला और करके दिया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन। अगला प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का क्या, माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन और जो कार्य होते हैं उनके, उसके बारे में हम लोगों को बताना था जनरली। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय से कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। दीर्घ उत्तरीय, और आपको बता दूं इससे पहले पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 2 का तक मॉडल पेपर आपके समक्ष अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिएगा। अगला है आपका केवल जो है 2 प्रश्न करने हैं, खंडशः से 5 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। ओके, प्रश्न है कि शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। प्रश्न क्या है, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा दीजिए और तथा इसकी आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है कौन सा, अगला प्रश्न है कि भारतीय शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान के समय बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख समस्याएं क्या है, उनके समाधान के उपाय बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ लिया गया। वहीं अगला प्रश्न है 9वां नंबर, देखेंगे इनमें से 2 छांटने केवल। अगला प्रश्न है 9वां नंबर कि एक योग्य प्रधानाचार्य में किन किन गुणों का होना परम आवश्यक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि एक योग्य प्रिंसिपल जो होता है या प्रधानाचार्य होता है उसके लिए क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है, जिससे वो मतलब कि क्या क्या गुण होते हैं या उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अब 10 नंबर प्रश्न है क्या कि राज्य स्तर पर जैविक मतलब कि शैक्षिक प्रशासन के स्वरूप का वर्णन कीजिए। क्या? राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन के स्वरूप का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा आप, 11वां नंबर प्रश्न है एनसीईआरटी के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी के गठन कार्य और उसके बाद में जो है उसका कार्य कैसे होता है, इसके बारे में जो है जानकारी आपको देनी थी यहाँ पर। तो एनसीईआरटी के बारे में आपको बता ही दिया था। निश्चित तौर पर लगभग अधिकतर चीज़ें आपकी समाप्त हो चुकी हैं। एग्जाम्स में क्या पूछेगा कि भारतीय शैक्षिक प्रशासन की 5 समस्याएं बताइए। तो क्या क्या समस्या है, पहली समस्या लिख लीजिएगा। पहली समस्या है कि विस्तृत क्षेत्रफल वाले भारत जैसे देश केंद्र में क्या है, केंद्रीय शैक्षिक प्रशासन सामंजस्य बनाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये है कि राज्य अपनी शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए केंद्र पर निर्भर करती है। वहीं तीसरी बात यह है कि शैक्षिक प्रशासन में केंद्र के अधिक हस्तक्षेप के कारण राज्यों की स्वतंत्रता क्या हो जाती है, छिन जाती है। चौथी बात यह है कि समिति की सीमित संसाधनों के कारण केंद्र तथा राज्यों को समान वित्तीय सहायता नहीं उपलब्ध पाता है। और पांचवी विशेषता इसकी मतलब कि पांचवी जो समस्याएं हैं भारत में शैक्षिक प्रशासन की, वो कौन सी है, केंद्रीय शैक्षिक नीतियों पर नियंत्रण के कारण क्या होता है कि राज्य शिक्षा व्यवस्था अपने अनुरूप नहीं बन पाती है। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे तमाम सारी चीज़ें हैं। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं जल्दी देने का प्रयास अगर टाइम मिला तो दूंगा। ओके, वहीं सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, द्वितीय वर्ष का प्रयोजनमूलक हिंदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके, कार्यालय हिंदी इसको आप कहते हो या फिर जो है साउंड, तो वही हो आपका ये। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो ये आप किसका पेपर था, हिंदी लिटरेचर का पेपर था, प्रयोजनमूलक हिंदी, इसको पढ़ लीजिए, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पेपर का ना, मतलब कि आप देखेंगे सेकंड पेपर जो आपका है, मतलब कि सेकंड ईयर में आप देखेंगे, जो सेकंड ईयर है आपका, सेकंड ईयर मतलब कि फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, उसमें आप प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में वहीं पर पढ़ लेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।